अरे दोस्तों, बीबी यहां है। आज चलो एक सुपर फैसिनेटिंग और थोड़ा माइंड बॉगलिंग चीज के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप अपना एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। सुनो तो साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह टेक्नोलॉजी आपके सोच से ज्यादा पास है? ह्यूमन क्लोनिंग दशकों से एक हॉट टॉपिक रहा है जिसने पूरी दुनिया में डिबेट्स और डिस्कशंस को जन्म दिया है। लेकिन आखिर ये है क्या, और ह्यूमैनिटी के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, एथिकल डायलेमास और हमारे फ्यूचर को रीशेप करने की क्षमता की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। इस ऐसे में हम ह्यूमन क्लोनिंग की जटिल दुनिया को बाइट साइज्ड पीसेस में तोड़ेंगे। हम इसके पीछे के साइंस देखो, पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स और एथिकल क्वेश्चंस जो ये रेज करता है, एक्सप्लोर करेंगे। तो बकल अप कर लो और फ्यूचर की एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाओ। की ही बिल्कुल नहीं। ओके, तो ह्यूमन क्लोनिंग आखिर है क्या? सिंपल टर्म्स में यह किसी लिविंग पर्सन का जेनेटिक ट्विन बनाने जैसा है। इमेजिन करो कि आप अपने शरीर से एक सेल लेते हैं और उसके डीएनए का यूज करके एक और आप बनाते हैं। यही क्लोनिंग है नटशेल में। इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शामिल है जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहा जाता है। इससे एक ऐसा एम्ब्रियो बनता है जिसका जेनेटिक मेकअप डोनर जैसा ही होता है। फिर एम्ब्रियो को एक सरगेट मदर में इंप्लांट किया जाता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक क्लोन का जन्म होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को ठीक कर सकें, ट्रांसप्लांट्स के लिए नए ऑर्गन्स ग्रो कर सकें और यहां तक कि एजिंग के इफेक्ट्स को रिवर्स भी कर सकें। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? खैर, यही ह्यूमन क्लोनिंग का प्रॉमिस है। क्लोनिंग के सबसे महत्वपूर्ण पोटेंशियल बेनिफिट्स में से एक मेडिसिन के फील्ड में है। इमेजिन करो कि उन लोगों के लिए ऑर्गन्स की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जा सकती हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट्स की जरूरत है। कोई और वेटिंग लिस्ट्स नहीं, कोई और ऑर्गन रिजेक्शन नहीं। क्लोनिंग हमारे हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन रुको, और भी बहुत कुछ है। क्लोनिंग हमें जेनेटिक डिजीजेस को बेहतर ढंग से समझने और संभावित रूप से क्योर्स डेवलप करने में भी मदद कर सकता है। क्लोन्ड सेल्स और टिश्यूज का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स का रास्ता बना सकते हैं। जहां ह्यूमन क्लोनिंग के पोटेंशियल बेनिफिट्स निस्संदेह एक्साइटिंग हैं, वहीं पोटेंशियल रिस्क्स और चैलेंजेस को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की तरह क्लोनिंग के साथ भी अपनी फेयर शेयर ऑफ कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक एथिकल इंप्लीकेशन है। क्या सिर्फ ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने या एक्सपेरिमेंट्स करने के उद्देश्य से एक ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करना एथिकल है? क्लोन पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में क्या होगा, यह जानते हुए कि वे किसी और की एग्जैक्ट कॉपी हैं? एथिकल कंसर्न्स के अलावा टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। क्लोनिंग का सक्सेस रेट अभी भी रिलेटिवली लो है और क्लोन्स में जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज का खतरा ज्यादा है। डॉली द शीप को याद है, पहला क्लोन्ड मैमल। वो प्रीमेच्योर एजिंग और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित थी। सेक्शन 5, क्लोनिंग इन रियल लाइफ, डॉली द शीप एंड बियॉन्ड। डॉली की बात करें तो चलिए क्लोनिंग की असली दुनिया में एक क्विक डिटूर लेते हैं। 1996 में पैदा हुई डॉली साइंस में एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी। वो पहली मैमल थी जिसे एक एडल्ट सोमैटिक सेल से क्लोन किया गया था, जिससे यह साबित हुआ कि एक लिविंग बीइंग की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बनाना पॉसिबल है। हालांकि डॉली की जिंदगी बिना चैलेंजेस के नहीं थी। जैसा कि पहले बताया गया है, वो हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित थी और रिलेटिवली यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई। इसने क्लोनिंग से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज को हाईलाइट किया। चैलेंजेस के बावजूद डॉली के जन्म ने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च और एडवांसमेंट्स की एक लहर दौड़ा दी। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स सक्सेस रेट्स को इंप्रूव करने और क्लोनिंग के आसपास के एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं।
सेक्शन 6 क्लोनिंग एंड एथिक्स, कैन वी, शुड वी। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, ह्यूमन क्लोनिंग के एथिकल इंप्लीकेशंस। यहीं से चीजें वाकई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्या हम सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए या ऑर्गन डोनर्स के रूप में काम करने के लिए ह्यूमन लाइफ क्रिएट करने को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्लोन पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का क्या होगा? ये ऐसे टफ क्वेश्चंस हैं जिनके कोई इजी आंसर्स नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ह्यूमन क्लोनिंग मॉरली रॉन्ग है और इसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। दूसरों का तर्क है कि यह साइंस का नेचुरल प्रोग्रेशन है और इससे ह्यूमैनिटी को सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग को लेकर चल रही बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसका कोई स्पष्ट राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। अंततः यह समाज पर निर्भर करता है कि वो लाइन कहां खींचता है। सेक्शन 7 द फ्यूचर ऑफ क्लोनिंग, विल वी हैव क्लोन्स वॉकिंग अमंग अस? तो ह्यूमन क्लोनिंग के लिए फ्यूचर में क्या है? क्या हम किसी दिन अपने बीच क्लोन्स को घूमते हुए देखेंगे? यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है, टेक्नोलॉजी तेजी से एडवांस कर रही है। जीन एडिटिंग और अन्य संबंधित फील्ड्स में एडवांसमेंट्स के साथ लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेर फेर करना लगातार पॉसिबल होता जा रहा है। जबकि कई देशों में ह्यूमन क्लोनिंग पर सख्त रेगुलेशंस या बैन्स हैं, लेकिन दुनिया भर की लैब्स में इस टेक्नोलॉजी को अभी भी डेवलप किया जा रहा है। ह्यूमन क्लोनिंग हकीकत बने या न बने, इसके इंप्लीकेशंस के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस टेक्नोलॉजी के एथिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने की आवश्यकता है। Section 8 Cloning and Society, Brace yourselves for impact। सोसाइटी पर ह्यूमन क्लोनिंग का पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा और दूरगामी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पेरेंट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल चिल्ड्रन पैदा करना चूज कर सकते हैं, या जहां सेलिब्रिटीज फेम की परेशानियों से बचने के लिए खुद को क्लोन कर सकते हैं। हालांकि ये सिनेरियोज साइंस फिक्शन की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये उन पोटेंशियल सोसाइटल शिफ्ट्स को हाईलाइट करते हैं जो क्लोनिंग ला सकता है। फैमिली स्ट्रक्चर्स, सोशल डायनामिक्स और यहां तक कि ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन के लिए भी इसके इंप्लीकेशंस पर विचार करना जरूरी है। क्लोनिंग की शुरुआत के लिए हमारे मूल्यों और विश्वासों के एक फंडामेंटल रीइवैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को ही नहीं, बल्कि सभी को शामिल होने की आवश्यकता है। अंकी देख है। सेक्शन 9 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस, अ बैलेंसिंग एक्ट। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह क्लोनिंग का एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज करने की जिम्मेदारी साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की है। सभी इंडिविजुअल्स की वेलबींग को प्राथमिकता देना और साइंटिफिक प्रोग्रेस की खोज में किसी का शोषण या नुकसान करने से बचना महत्वपूर्ण है। ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। साइंटिस्ट्स को पब्लिक के साथ एंगेज करने और क्लोनिंग के बारे में उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ ओपन डायलॉग और कोलैबोरेशन के जरिए ही हम इस टेक्नोलॉजी की एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की उम्मीद कर सकते हैं। क्लोनिंग का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव विजडम और जजमेंट पर निर्भर करता है। यह एक पावरफुल टूल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि इसका उपयोग ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए हो। Section 10 So, what's next? Cloning in the years to come। जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, ह्यूमन क्लोनिंग का फ्यूचर अनिश्चित बना हुआ है। क्या यह मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाएगा या एक डिस्टोपियन फ्यूचर क्रिएट करेगा? सिर्फ समय ही बताएगा। एक बात तो पक्की है, क्लोनिंग के बारे में कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती रहेगी, हमें आगे आने वाले एथिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल चैलेंजेस के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
तो लीजिए दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग की फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स दुनिया की एक ग्लिम्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले वर्षों तक डिबेट्स और डिस्कशंस को जन्म देता रहेगा। क्लोनिंग पर आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं।